Good evening, everyone. Good evening, ma'am. आप लोग इसमें से कौन कौन से लोग हैं जो गुड इवनिंग पिछले टाइम एग्जाम दिए थे? अभी दिसंबर वाला एग्जाम कौन कौन दी थी आप लोग? यस मैम, हम दिए थे। रानी जी, आप रिजल्ट आ गया? यस मैम, देखी देखे मैं। कितना मार्क्स आया? मैम पेपर 1 में 71 है और 2 में 66 है। पेपर 1 में 70 है। 71 21। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैडम, हेलो हाँ, ज्योति जी कहिए। मैडम, ये गवर्नमेंट जॉब के लिए कौन सा एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है? गवर्नमेंट जॉब के लिए, गवर्नमेंट गवर्नमेंट के सेक्टर में, गवर्नमेंट स्कूल के लिए। हाँ मैडम। गवर्नमेंट स्कूल में अभी आपका सीटेट मस्ट कर दिया है। इसके बाद जैसे अभी वैकेंसी निकलने वाला है 7 फेज वाला बिहार में, ठीक है? बिहार में 7 फेज वाला वैकेंसी, क्या कहिए? मैम बीच में कुछ बोले क्या? हमको कुछ साउंड ही नहीं आया। नहीं, कौन आप कौन बोल रही हैं? सुदीप्ता मैम। सुदीप्ता नहीं, हम पूछ रहे थे कि आप लोग एग्जाम दी थी दिसंबर वाला, जो एग्जाम दिए हैं उस रिजल्ट कल रात में ही आउट हो गया है, तो आप लोग सीटेट वाला मैम? हाँ, सीटेट वाला। और मैम हम लोग तो नहीं लिखे थे, हम नहीं लिखे थे। आप कौन बोल रहे यस हैं? मैम। मैं राजदेव बोल रहा हूँ। आराधदेव, आप एग्जाम दिए थे? नहीं मैम, हम नहीं दिए हैं। नहीं दिए हैं तो फिर क्या? नहीं, हम जो क्वेश्चन नहीं एग्जाम कर रहे मैम, पूछ रहे जो थे मैम। एग्जाम दिए थे उनका रिजल्ट हम बोले एक बार चेक करने के लिए कितना मार्क्स आया है क्या हुआ। ओके मैम। पूजा जी जुड़ी है? गायत्री जी नहीं। रिजल्ट आ गया? हाँ भैया का तो पूछ रहे थे। कहाँ उनका तो रिजल्ट कहाँ आया? 18 मार्क्स आ गया ओनली सीडीपी में, मात्र 18। क्या हाँ, उनका पता है कि ठीक है, 1-2 नंबर से कम पड़ गया, कोई बात नहीं, तो बहुत नंबर कम हुआ। अच्छा, कोई बात नहीं। मैडम बताइए ना, जीटेट क्या होता है फिर? जेटेड जो होता है आप लोग जेटेट। का, जेटेड जो होगा वो आपका झारखंड सरकार का होगा, ठीक है? हम लोगों को जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो गया, झारखंड में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर अप्लाई करना है, ठीक है, केबीएस का फॉर्म भरना है, चाहे आपका मान लीजिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड हम लोग का और भी कुछ होगा वहां पे, क्या नाम है उसका, ओनली लड़कियों के लिए जो है स्कूल, वो सब के लिए आपको सीटेट क्वालिफाइड रहेगा तो आपको लिया जाएगा, ठीक है? वो सब कस्तूरबा वाला मैम। कस्तूरबा गांधी वाला, ठीक है? यहाँ पे मैडम फिर आपको एग्जाम नहीं देना पड़ेगा? क्यों नहीं देना पड़ेगा? बिना एग्जाम दिए नहीं होगा, उसका जब फॉर्म निकलता है तो उसका एग्जाम, जैसे अभी केवीएस का एग्जाम हुआ था, देखी थी? अभी अभी जस्ट फिनिश्ड हुआ है केवीएस का। केवीएस में
आपका प्राइमरी लेवल में अगर आपको फॉर्म फिलअप करना है तो आपको सीटेड मस्ट है, ठीक है। इसके बाद हम लोग का अगर टीजीटी भरना है तो टीजीटी में हम लोग का सीटेड नहीं, और ये पीजीटी में भी सीटेड नहीं है, प्राइमरी सेक्शंस में सीटेड मांग रहा है, ठीक है। तो वहां पे आप अगर पीजीटी है, अगर पीजी है तो पीजीटी लेवल वाला आप फॉर्म भर सकती हैं, और इसके बाद टीजीटी है तो वहां पे भी आप फॉर्म भर सकती है, लेकिन प्राइमरी सेक्शंस का भरना है तो आपको सीटेड चाहिए। कस्तूरबा गांधी वाला भरना है तो आपको सीटेड चाहिए, उस सबका फॉर्म निकलता है, अप्लाई करेंगे, रिटन टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, उसके बाद सिलेक्शन होता है, ठीक है। अभी आप एग्जाम और अगर दीजिए सेकेंडरी के लिए, सेकेंडरी के लिए सेकेंडरी वाला ही हम लोग का पीजीटी वाला हो जाता है। टीजीटी पीजीटी प्राइमरी हम लोग का जो हो गया, पीआरटी जो हो गया हम लोग का प्राइमरी सेक्शंस का हो गया, टीजीटी हो गया हम लोगों का जो वो हम लोग का थोड़ा 6 to 8 के स्टैंडर्ड्स का हो गया, और पीजीटी हो गया हमारा सेकेंडरी का हो गया, ठीक है। उसी लेवल में होता है ये तीनों। तो पीजीटी होने से हम लोगों को सीटेट का जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन अगर पीजीटी नहीं है, अगर आपको प्राइमरी में अप्लाई करना है तो फिर आपको फिर भरना पड़ेगा, सीटेट क्वालिफाइड होना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट में झारखंड का कोई टीचर का वैकेंसी निकल रहा है तो झारखंड वाला के लिए आपका स्टेट वाला भरना होगा, जैसे झारखंड टेट निकलता है ना, जैसे हम लोग का ये सीटेट है, सीटेट ऑल ओवर ऑफ इंडिया में है, केवल बंगाल और झारखंड को छोड़ के। बंगाल में सीटेट का कोई वैल्यू नहीं है, बंगाल में ममता बनर्जी सीटेट को कोई वैल्यू मान्यता नहीं दी है, ठीक है। झारखंड में भी हम सुने थे इसका वैल्यू था, हम जब क्वालिफाइड किए थे तब तक वैल्यू था, अभी सब बोल रहे हैं कि नहीं है। तो झारखंड के लिए, झारखंड गवर्नमेंट के लिए आपको स्टेट वाला निकालना होगा, झारखंड स्टेट निकालना होगा, इसको एग्जाम दे लीजिए। ये एग्जाम देंगी तो आप केंद्रीय विद्यालय हो गए, चाहे जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट का है, हम लोग का डीएसएसबी वाला, दिल्ली वाला जो होता है वो वाला आप भर सकती हैं सीटेट अगर क्वालिफाइड रहेंगी तो। दिल्ली का जो डीएसएसबी का जो एग्जाम होता है ना वो वाला, उसमें ही सीटेट मांगता है। ऑल ओवर ऑफ इंडिया में सीटेट है, केवल आपका बंगाल और झारखंड को छोड़ के ऑल ओवर ऑफ इंडिया में आप मतलब कि यहाँ पे क्वालिफाइड है तो आप बिहार में भी हेलो, ज्योति जी, अब कहाँ का फॉर्म भरने की बात कर रही है बताइए तो पहले। मैडम हाँ हम बोल बोलिए। रहे हैं ना, ये सीटेट सीटेट तो ये झारखंड में तो ये मान्यता नहीं है झारखंड में से। नहीं झारखंड में नहीं, झारखंड के लिए झारखंड टेट निकालना होगा। झारखंड तो मैम गवर्नमेंट का अगर झारखंड सेंट्रल में तो लेवल, हम लोग, झारखंड में अगर झारखंड गवर्नमेंट वाला अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करती हैं तो आपको झारखंड टेट भरना होगा, ठीक है। लेकिन मान लीजिए आप झारखंड में ही रह रही है, आप केंद्रीय विद्यालय का फॉर्म निकल रहा है, हम लोग का नवोदय विद्यालय वाला निकल रहा है, तो ये सब के लिए तो हमारी सीटेट जरूरी है ना। केंद्रीय विद्यालय आपका वहां पे झारखंड टेट नहीं मांगेगा, वो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट वाला ही मांगेगा, सीटेट मांगेगा, सीबीएसई वाला ही मांगेगा। और मैडम जेटेट में क्या क्या मतलब कि क्वालिफिकेशन मांगता है? जेटेट जैसे आप ये सीटेट का एग्जाम दे लीजिए ना, कंपटीशन की तैयारी कर रही है सीटेट में, यही इसी टाइप का क्वेश्चंस आता है। थोड़ा इससे क्वेश्चंस क्या रहता है, अब हम लोगों में सीटेट में जो क्वेश्चंस आता है ना कि ये जो है कौन से ईयर में हुआ था, कौन से हम लोग के वैज्ञानिक ने किया था, कहाँ के रहने वाले थे, यहाँ तक डीपली क्वेश्चंस पूछ लेता है,
ठीक है, जो कि सीटेट में नहीं पूछता है। सीटेट और झारखंड अगर देखा जाए तो दोनों का, झारखंड टेट चाहे किसी भी स्टेट का अगर आप बोलेंगी तो दोनों लगभग सेम ही है। डिफरेंस क्या रहता है कि हम लोग का सीटेट में ईयर वेयर नहीं पूछता है, उसमें ईयर्स पूछता है। या फिर अगर जैसे कि हम आप लोगों को कुछ हम लोग साइंटिस्ट होते हैं, उनका भी कहा हुआ लिखवाते हैं ना कि इन्होंने ये कहा, इन्होंने ये कहा, उससे रिलेटेड भी उसमें क्वेश्चन पूछ लेता है, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है उसमें, और कुछ नहीं है। बाकी हम लोग का चाइल्ड पेडागोजी ऐसे ही रिलेटेड ऐसा ही क्वेश्चन रहता है उसमें भी। अभी झारखंड में वैकेंसी भी कहाँ निकल रहा है कितने दिनों से। हाँ, अभी केंद्रीय विद्यालय वाला निकला था, केंद्रीय विद्यालय वाला अभी निकला था। अभी भी तो हमारे बैच की कितनी सारी लड़कियों ने केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम, परमानेंट हर साल निकलता है केंद्रीय विद्यालय का, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस वाला भी निकलता है हर साल। उसमें क्या होगा, आपका केवल सीटेड आपका होना चाहिए मस्ट, और उसमें केवल आपका इंटरव्यू लेगा और इंटरव्यू के आधार पर आपका 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको रखेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें क्यों मैडम चैप्टर। परमानेंट क्यों नहीं है? मैडम परमानेंट क्यों नहीं है? परमानेंट अभी जो निकाला था ना, वो परमानेंट वाला निकाला था, और ये जो ईयर वाइज हर साल निकालता है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस वाला निकालता है। ये परमानेंट वाला अभी जो निकाला था ये बहुत दिन बाद निकाला। वैकेंसी बहुत कम हो गया है झारखंड में, बहुत दिन बाद अभी ये हम लोग का सेंट्रल गवर्नमेंट वाला जो है अभी परमानेंट वाला निकाला था। इसके पहले हम 2 सालों से हम भी ट्राई कर रहे थे, तो वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस वाला ही निकाल रहा था। झारखंड में तो वैकेंसी ही कहाँ है, झारखंड में टीचर्स का कहाँ वैकेंसी निकल रहा है, या फिर झारखंड टेट भी कहाँ हो रहा है, हो रहा है। बंगाल का भी वही कंडीशन है, बंगाल में भी जो स्टेट टेट जो होता है बंगाल टेट, वो 2016 में आखिरी बार हुआ था। इसके बाद से वहां पे टेट बंद है, बिल्कुल भी वैकेंसी बंद है बिल्कुल भी। झारखंड का भी वही हाल है। इसीलिए हमको स्टेट लेवल पे से अच्छा है कि हम सेंट्रल लेवल पे ट्राई करेंगे। केंद्रीय विद्यालय जैसा अगर स्कूल में हो जाएगा तो वो बहुत रेपुटेटेड जॉब है। और इस बार हमारे साथ बहुत से हमारे बैच की बहुत सी लड़कियों ने एग्जाम दिया था, बोलती पेपर बहुत अच्छा आया था। चलिए पहले एक पे फोकस कीजिए, इसके बाद आप सेंट्रल गवर्नमेंट वाला ट्राई कीजिएगा, ठीक है। मैम आप बोलिए। टेट सिर्फ 1 to 5 के लिए मानी है? टेट हाँ, टेट हम लोग का 1 to 5 के लिए, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के लिए ही है, ठीक है। हम लोग का सीटेट टेट में में, हाँ टेट में सीटेट मैम टेट किस में चाहिए होगा? टेट आपका स्टेट लेवल पे होता है, जैसे झारखंड में है तो झारखंड टेट निकालना है, वही जो आप जेटेट की बात कर रही हैं। बिहार में है तो बिहार टेट, बंगाल में है तो बंगाल टेट, अलग अलग स्टेट वाइज भी होता है ना ये टेट का एग्जाम, अलग अलग स्टेट वाइज भी होता है। और ये हम लोग का जो सीटेड है ये ऑल ओवर ऑफ इंडिया में होता है, और इसको हर जगह वैल्यू मिला है, इसको हर जगह मान्यता है, ठीक है। ये हम लोग का सीबीएसई बोर्ड पे पैटर्न है। और अलग अलग जो आप जेटेट की बात कर रहे हैं, या बंगाल टेट की बात कर रहे हैं, या राजस्थान टेट की बात कर रहे हैं, वो स्टेट वाइज है, वो वहाँ के स्टेट से रिलेटेड है, वहाँ के स्टेट बोर्ड से रिलेटेड है। अब क्या रही थी, फिर से समझाइए ना। हम बोल रहे थे कि सीटेट जो है हम लोग का, वो ऑल ओवर ऑफ इंडिया में इसका वैल्यू है, ऑल ओवर ऑफ इंडिया में इसको मान्यता प्राप्त है सीटेट को। हम सीटेट क्वालिफाइड है तो हम झारखंड टेट भी, क्या नहीं हम नहीं, अगर हम सीटेट क्वालिफाइड है तो, क्या पूछ रही है पूछिए। क्लास पूछो, जैसे 1 to 5 के लिए नहीं मानी है इसका? किसका बोल रही है, झारखंड टेट का या फिर टेट का बात कर रही है? टेट टेट की बात कर रही है, हाँ टेट की बात कर रही है तो हम लोग का स्टेट लेवल पे ये दोनों के लिए है, 1 से लेकर हम लोग का 8 तक का है ये, तो अच्छा, यही ठीक है। पूछना था, थैंक यू। 1 से 8 तक का है ये। जैसे हाँ सीटेट में हम लोग का प्राइमरी सेक्शंस 1 to 5 एंड सेकेंडरी 6 to 8 होता है ना, ये भी हम लोग का पूरा 1 से लेकर 8 तक का है। हाँ। मैडम मेरा डीएलएड है तो हम भर सकते हैं टेट?
बहुत भर सकती हैं, डीएलएड है तो भर सकती हैं, टेट आप भर सकती हैं ज्योति जी, डीएलएड है तो। और डीएलएड है तो क्या हुआ, आप केंद्रीय विद्यालय वाला भी निकलेगा ना, केवीएच का भी निकलेगा, तो वहां पे भी आप प्राइमरी सेक्शन में भर सकती हैं। आप टीजीटी नहीं भर सकती हैं, टीजीटी का देखना पड़ेगा, टीजीटी नहीं भर सकती हैं आप। आपका पीजी है? टीजीटी नहीं। आपका पीजी नहीं है ना? पीजीटी हम लोग का नहीं है। सेकेंडरी लेवल का हो गया, पीजीटी हम लोग का सेकेंडरी लेवल का हो गया, ठीक है। टीजीटी आप भर सकती हैं, आप अगर सीटेट क्वालिफाइड हो जाएंगे तो आप पीआरटी भर सकती हैं, प्राइमरी लेवल वाला भर सकती हैं, दोनों में भर सकती हैं। और सीटेट ज्यादा वैल्यू है आपका जेटेड से, आप कहीं भी भर सकती हैं, प्राइमरी सेक्शन में उसे कहीं भी भर सकती हैं। अगर आप सीटेट क्वालिफाइड है तो आप बिहार में भी कोई वैकेंसी निकल रहा है तो आप भर सकती हैं, आप झारखंड में भी कोई वैकेंसी निकल रहा है तो आप भर सकती हैं, आप राजस्थान जैसे अदर स्टेट्स में भी कोई वैकेंसी निकल रहा है तो आप सीटेट के दम पर भर सकती हैं। समझ में आया? ऐसा नहीं है कि वहां का स्टेट ही निकालना है। और सबसे बड़ी चीज कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट वाला भर सकते हैं इसमें। बस चलिए, मैडम टीजीटी नहीं भर सकते। पीजीटी 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 वाला, पोस्ट ग्रेजुएट वाला। चलिए, और कोई डाउट है आप लोगों को? चैप्टर क्लास स्टार्ट करें? सभी लोग जुड़ गए हैं? आप लोगों में से कोई ऐसा पुराना कैंडिडेट नहीं है जो दिसंबर वाला सीटेट का एग्जाम दिए थे? मैम दिए हैं हम। आप कौन बोल रही हैं? मैम आरती। आरती? आरती जी, रिजल्ट आ गया, देखी, चेक की? यस मैम। कितना मार्क्स आया? मैम फर्स्ट पेपर में 85 है और सेकंड में 78। फर्स्ट पेपर में 85 है। आपका जो कैटेगरी भरे थे SC ST जनरल, किस कोटा से भरी थी? ओबीसी। ओबीसी भरी थी। ओबीसी वालों का तो SC और ST वालों का 82 में ही पास है। ओबीसी वालों के लिए 90 चाहिए। ओबीसी वालों का कोई ये नहीं है, वो मिडिल क्लास वाले जैसा हाल हो गया है ओबीसी वालों का। मैम ओबीसी में भी तो 82 ही मांग रहा है ना। ओबीसी में भी 82 ही मांगा था, तब तो आप फर्स्ट पेपर में क्वालिफाइड हो गई। ओबीसी में भी 82 मांगा है, आप ध्यान से देखी हैं? यस मैम गूगल किए हैं। तो आप तो फर्स्ट पेपर में क्वालिफाइड है तब तो। सेकंड पेपर में क्वालिफाइड नहीं है, 70 है। फर्स्ट पेपर में आप क्वालिफाइड है। कॉन्ग्रेचुलेशन। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू, जॉब नहीं मिला है। अच्छा, कांग्रेचुलेशन मैडम। निशांत जी नहीं जुड़े हैं ना? चलिए, इस बार रिजल्ट हुआ है सभी का, बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ है। बहुत से लोग जो एग्जाम दिए थे, दोनों पेपर, बोथ पेपर उनका निकल गया है। ठीक है, आप लोग भी थोड़ा अच्छा सा फोकस कीजिए, 2 से 3 महीना आप अच्छे से फोकस करना है, आप लोग का भी रिजल्ट हो जाएगा नेक्स्ट ईयर। ये जून जुलाई के महीने में हम देखेंगे कि हाँ, बोलिए। मेरा भी फर्स्ट पेपर में निकला हुआ है। आप कौन बोल रही हैं? दीपिका मैम। दीपिका, आपका भी, आप भी दिसंबर वाला एग्जाम दी थी? ना मैम, इससे पहले हम दिए थे, लॉकडाउन के बाद दिए थे, तो फर्स्ट अच्छा, पेपर का ही निकल पाया। सेकंड पेपर का मार्क्स ज्यादा नहीं था, उसमें 78 था। फर्स्ट पेपर क्वालिफाइड है आप? हाँ, उसमें 94 नंबर था। तब तो आप अच्छे मार्क्स से क्वालिफाइड है। चलिए, कोई बात नहीं, कांग्रेचुलेशन। सेकंड पेपर भी निकल जाएगा। हाँ, इंग्लिश में थोड़ा वीक है मैम, इसलिए इंग्लिश अच्छा होता है ना तो और मार्क्स जाता, बस इंग्लिश के इंग्लिश कारण लेना थोड़ा। ही नहीं है इस बार। हाँ। इंग्लिश जब वीक है, इंग्लिश लेना ही नहीं है इस बार। संस्कृत पढ़ी है? नो मैम। संस्कृत नहीं पढ़ी है? संस्कृत के अलावा और कोई लैंग्वेज? खोटा, नहीं, बंगाली? इंग्लिश ही देंगे। हाँ, जेटेट में ना खोटा देंगे मैम। यहाँ पे भी है, सेकंड लैंग्वेज में हाँ। है। अच्छा।
और जेटेड में आपको एक लैंग्वेज पढ़ना होता है, झारखंड का एक लैंग्वेज हाँ पढ़ना वो होता है। खोरठा का तैयारी कर रहे हैं उसमें। तो जब आपको खोरठा आता है तो आप सीटेट में भी खोरठा ले सकती हैं। नहीं दिए थे मैम हिंदी, मतलब उसमें सब्जेक्ट रहता है ना हिंदी इंग्लिश। हाँ, हाँ तो वही इसमें इंग्लिश वाला बहुत सारा मैं। सब्जेक्ट होता है, इसमें केवल हिंदी और इंग्लिश ही आप लोग क्यों देखती हैं? फर्स्ट हम लोग का लैंग्वेज हिंदी है, तो सेकंड लैंग्वेज हम कुछ भी ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं, बंगाली ले सकते हैं, खोरठा ले सकते हैं, मराठी है, कितना सारा लैंग्वेज है। हमको जिस लैंग्वेज में ज्यादा अच्छा कमांड है हम वही लैंग्वेज लेंगे ना। हाँ मैम ठीक है मैम। चलिए चलिए, चैप्टर 6 आप लोग के सामने दिख रहा है ना, चैप्टर 6 बूंद बूंद दरिया दरिया। यस मैम। हम लोग का पानी जो थीम था, पानी थीम से रिलेटेड ये हम लोग का चैप्टर है। इसमें देखिए दिया हुआ है कि यह है 650 साल पुरानी घर सीसर। घर सीसर का मतलब जान लीजिए, घर सीसर मतलब होता क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। घर सीसर, देखिए सर यानी तालाब, ठीक है। और इसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। इसके दोनों तरफ पक्के घाट, सजे हुए बरामदे, कमरे, बड़े हॉल और न जाने क्या क्या था। यहाँ लोग मिलते जुलते थे, जलसे होते थे और गाने बजाने का प्रोग्राम भी होता था। तो सर का मतलब तालाब हो गया, और घड़सी जो है वहां के राजा का नाम था, इसीलिए इसका नाम जो पड़ गया घर सीसर। कितना साल पुराना है? आज से 650 साल पुराना है, ठीक है। इस चीज को अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इस बार बहुत ज्यादा डीपली क्वेश्चन पूछ ले रहा है, इसीलिए कहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा नहीं पता है, नहीं मालूम है, इसीलिए हर एक चीज को पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज में आइए, अल बरूनी की नजर से, अंडरलाइन करते जाइएगा जल्दी, अल बरूनी की नजर से, ठीक है। देखिए यहाँ से हम लोग का क्वेश्चन आता है, बोल रहा है कि 1000 से भी ज्यादा साल पहले एक यात्री भारत आया था, ठीक है। इसका नाम था अल बरूनी। अल बरूनी जिस देश से आया था उसे आज उज्बेकिस्तान कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है, अल बरूनी कहाँ से आया था? अल बरूनी उज्बेकिस्तान से आया था, ठीक है। कब आया था? आज से 1000 से भी ज्यादा वर्ष पहले अल बरूनी हमारे देश आया था। अब वो हमारे देश आया था तो किया क्या? देखिए दिया हुआ है, जो हम लोग का जो ब्लू कलर से है ना कवर, उसमें दिया हुआ है यहाँ के लोग तालाब बनाने में तो माहिर है। ये अल बरूनी का लिखा हुआ है। अल बरूनी यहाँ आया था हमारे देश में आज से 1000 साल वर्ष पहले जो आया था, तो यहाँ के तालाबों के विषय में इसने अपनी किताब में चर्चा की है। अगर हमारे देश के लोग उन्हें देखेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लंबी कतारें होती हैं। लोगों के उतरने चढ़ने के रास्ते अलग अलग होते हैं। यहाँ कभी भीड़ लगने की परेशानी नहीं होती है। यह अल बरूनी ने अपनी किताब में भारत के तालाबों के विषय में लिखा है, ठीक है। तो अल बरूनी कब भारत आया था? 1000 से भी ज्यादा साल पहले आया था। वो किस देश से आया था? उज्बेकिस्तान से आया था। वह भारत में आकर उसने किसके विषय में लिखा? तो भारत में आकर भारत के तालाब के विषय में उसने लिखा, ठीक है। अब उसी में देखिए एक प्रश्न दिया हुआ है हम लोगों का, उसी के जस्ट नीचे, आज इतिहास पढ़ने वाले लोगों को अल बरूनी की किताबों से उस जमाने के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। देखिए ये जो ऊपर में जो दिया है ना, एक डाक है, टिकट है, यह डाक टिकट 1973 में छपी थी। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। यह जो डाक टिकट है 1973 में छपी थी, जब उसके जन्म के 1000 साल पूरे हुए थे। यहाँ से क्वेश्चन हम लोग का आता है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए शिक्षक संकेत। शिक्षक संकेत छोड़ना नहीं है किसी में भी। बच्चों को बताएं कि अल बरूनी की किताब किस तरह से इतिहास के बारे में जानने में मददगार है। ऐसे ही अन्य इतिहास के शोध, उसके इमारतें, दस्तावेज, सिक्के, चित्र आदि के बारे में चर्चा करें। उज्बेकिस्तान को संसार के नक्शे में ढूंढने में बच्चों की मदद करें, ठीक है। देखिए यहाँ देखिए ये पिक्चर्स दिख रहा है ना, एक लेडी कैसे पानी भर रही है। यहाँ पे पूरा जो है राजस्थान जैसा इलाका है जहाँ पे पानी की बहुत कमी होती है, तो बारिश के पानी को ये लोग कैसे प्रिजर्व करते हैं, ये पूरा प्रोसेस बताया गया है।
और ये प्रोसेस हम लोग को याद करना है। ये प्रोसेस दे देता है और पूछता है कि इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखिए दिया हुआ है, सोचो ऐसे में भी यहाँ के ज्यादातर गांवों में पानी की कमी क्यों नहीं थी। लोग बारिश की हर एक बूंद की कीमत को जानते थे। बूंदों को इकट्ठा करने के लिए तालाब और जोहर बनवाए जाते थे। तालाब और जोहर, जोहर का मतलब भी राजस्थानी एरिया में तालाब ही होता है। यह एक साझी यानी कि सबकी जरूरत है, इसीलिए इंतजाम में भी सभी जुड़ते, चाहे व्यापारी हो या मजदूर। तालाब में से तो कुछ पानी जमीन सोख लेती, इस तरह आसपास के कुओं और बावड़ियों में भी पानी पहुंच जाता। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि बावड़ी क्या होता है। छोटे तालाब को हम लोग बावड़ी कहेंगे। ठीक है, आसपास की जमीन भी नम और उपजाऊ हो जाती। देखिए घर घर में भी बारिश का पानी इकट्ठा करने का इंतजाम होता है। देखिएगा ये प्रोसेस कैसे दिया हुआ है। इस चित्र में निशान लगाओ कि छत पर बरसने वाला पानी जमीन के नीचे बने टैंक में कैसे पहुंच रहा है। तुमने क्या कभी बावड़ी देखी है? इस चित्र को देखो, क्या तुम, इसमें दिया नहीं है प्रोसेस, इसके बाद वाले चैप्टर में दिया होगा, इसमें और कुछ नहीं है। पुराने जमाने के लोग काफिले बनाकर लंबे सफर करते थे। अक्सर लोगों का मानना था कि प्यासे यात्रियों को पानी पिलाना बहुत अच्छा काम है। शिक्षक संकेत में देखिए दिया हुआ है, जमीन पानी किस तरह सोख लेती है, कुएं एवं बावड़ी में पानी कैसे पहुंच जाता है, चर्चा करो। हर जगह आप लोग नोटिस कीजिएगा, शिक्षक संकेत में लिखा हुआ है बच्चों के लिए कि चर्चा करो, चर्चा करो। हमें बच्चों से क्या करना है, किसी भी टॉपिक पे डिस्कस करना है। हम बच्चों को वो विजिट करवाएंगे, वहां ले जाएंगे, घुमाएंगे और बच्चों को अगर उस टॉपिक पे चर्चा करवाएंगे, डिस्कस करवाएंगे तो इससे बच्चों में क्रिएटिविटी आती है, बच्चे सृजनात्मक बनते हैं इससे। ठीक है, इसीलिए यहाँ हर जगह देखिएगा, हर जगह हर टॉपिक पे चर्चा करो का डिस्कस करो का बात किया गया है कि हम बच्चों से जितना ज्यादा चर्चा करेंगे बच्चों के मन में उतने ज्यादा क्वेश्चंस बनेंगे, बच्चे उतने ज्यादा क्रिएटिव होंगे, बच्चों में उतनी ज्यादा क्या होगी, किसी चीज को जानने की उत्सुकता होगी, एक्साइटमेंट होगा। ठीक है, क्यूरियोसिटी बढ़ेगी। तो इसीलिए बार बार बोला गया है चर्चा करने को। और हम लोगों को बच्चों को क्या बनाना है, क्रिएटिव बनाना है। एक्टिविटी के थ्रू या फिर ये जो चैप्टर्स है इनके थ्रू बच्चों को हमको क्रिएटिव बनाना है, इसीलिए यहाँ पे चर्चा करो का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एक लेडी के बारे में दिखाया है, कैसे वो एक जगह है, पानी है, वहां पे पूजा कर रही है। पानी से जुड़े रिवाज दिया हुआ है। आज भी कहीं कहीं कई सौ साल पुराने पानी के स्रोत हैं, जैसे कि बावड़ी, तालाब, नौला, धारा आदि, जिनसे लोगों की पानी की जरूरत पूरी होती है। उत्तराखंड के ये फोटो देखिए, पानी से जुड़े कई रिवाज, त्योहार और जश्न। कई जगह तो आज भी बारिश से तालाब भरने की खुशी में आसपास मेले का माहौल होता है। ठीक है, तो कई जगह ऐसे हैं, कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पे विवाह के उपरांत नई बहू जब आती है तो बहुओं को सबसे पहले जो है किसी तालाब या कुएं के पास ले जाकर उसकी पूजा करवाई जाती है। ठीक है, आगे देखिए, उसके नीचे वाले पैराग्राफ में दिया हुआ है कि यह उत्तराखंड की एक दुल्हन है जो ब्याह के बाद नए गांव में आई है। ठीक है, और झरने की पूजा कर रही है, और इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पे भी हम लोगों की पानी से ही रिलेटेड चीजें बताई गई है। आपका सारा टिक लगा हुआ है। चलिए इसमें जरा सोचो, देखिए दिया हुआ 1986 में जोधपुर और आसपास के इलाकों में जब सूखा पड़ा था तब भूली बिसरी बावड़ी को एक बार फिर से याद किया गया। मोहल्ले के लोगों ने मिलजुल कर बावड़ी में से 200 ट्रक से ज्यादा कूड़ा निकाला। बावड़ी ने फिर से प्यासे शहर को पानी पिलाया, इसीलिए चंदा भी मोहल्ले वाले ने ही दिया। कुछ साल बाद फिर से अच्छी बारिश हुई और पानी की परेशानी कम हुई, पर अब फिर से बावड़ी को बुला दिया गया है। ठीक है, यहाँ से भी हम लोग का क्वेश्चन पूछ लेता है। नीचे देखिए, चर्चा करो, पढ़ लीजिएगा आप लोग, जो पिक्चर्स दिया हुआ है यहाँ पे चर्चा करो। बोल रहा है कि पुनीत के मोहल्ले में 2 पुराने कुएं हैं। उसकी दादी बताती है कि लगभग 15-20 साल पहले तक उसमें पानी था, क्योंकि कुएं सूखने की वजह
ये हो सकते हैं। देखिए कुएं की सूखने की वजह क्या क्या हो सकती है, जो बावड़ी होते हैं या कुएं होते हैं किस किस कारणों से सूख सकते हैं, चर्चा करो बोल रहा है ना। कई जगह मोटर लगाकर जमीन का पानी निकाल लिया जाता है, यह हमारा कुआं सूखने का एक वजह हो सकता है। इसके बाद बोल रहा है तालाब जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा होता है अब नहीं रहे। बहुत से ऐसे तालाब है जहाँ पे बारिश का पानी इकट्ठा होता था, लोग तालाबों को भर कर वहां पे घर, मॉल, तो बिल्डिंग्स बना लेते हैं, तो जिसकी वजह से वहां पे अब तालाब नहीं रहे। इसके बाद थर्ड बोल रहा है कि पेड़ों के आसपास और पार्क में भी जमीन को सीमेंट से पक्का कर दिया गया है। पेड़ के आसपास जमीन को सीमेंट से पक्का कर दिया है, तो बारिश होने पे उसको पानी ही नहीं मिलता है, तो वो पानी से नम ही नहीं होगा और गीला नहीं होगा, तो फिर पेड़ पौधे भी पनपेंगे नहीं और बारिश उस एरिया में कम होगी। क्या तुम कोई और वजह भी सुझा सकते हो? तो ये देखिए, ये जो 3 वजह है, ऐसा नहीं है कि इसके अलावा भी कोई वजह दे दे तो आप लोग उसको टिक कर दे, नहीं, बुक में जो दिया है, जितना दिया है हमको वही करना है, इसमें से थोड़ा भी हेरफेर नहीं होना चाहिए। तो बावड़ी या तालाब के सूखने की का कारण क्या है? तो मोटर से पानी निकालने के कारण बावड़ी और तालाब सूख जाते हैं। ठीक है, कई जगह तालाबों को पूरी तरह से भर दिया गया है, या फिर पेड़ के आसपास या पार्क में जमीन को सीमेंट से पक्का कर देने की वजह से भी यह अब धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं। यह 3 रीजन है और यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसको याद रखिएगा आप लोग। अगला है शिक्षक संकेत। पानी शिक्षक संकेत में दिया है पानी की सुविधा सभी को बराबर नहीं मिलती है, इस पर चर्चा कीजिए। आप लोग एसएसटी की बुक भी पढ़िएगा ना, तो वहां पे भी गवर्नमेंट की तरफ से हम लोग को बहुत सारे जो है पब्लिक फैसिलिटीज दी गई है। पब्लिक फैसिलिटीज में हम लोग का वाटर फैसिलिटीज आ जाएगा, या फिर सैनिटेशन वाला फैसिलिटीज आ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज आ जाएगा। लेकिन ये जो फैसिलिटीज गवर्नमेंट ने हमको दी है, यह सभी को इक्वली नहीं मिल पाता है। कुछ ऐसे जगह है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये जितना का इनको जरूरत है अमाउंट में, उससे बहुत ज्यादा मिलता है, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको जितना रिक्वायरमेंट है, जितना जरूरत है, उसके अनुसार भी नहीं मिलता है। तो यहाँ पे इसी बात पे हम लोगों को क्या करनी है, चर्चा करनी है। साथ ही यह भी देखे कि यहाँ कहाँ कहाँ और किन किन परेशानियों से लोगों को पानी लाना पड़ता है। पानी और जात पात का मुद्दा मुश्किल है तो है, लेकिन जरूरी भी है। पानी और जात पात का मुद्दा हम लोग का ये कास्ट से भी रिलेटेड है। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद्र जी की एक रचना है जगत का कुआं, पढ़े हैं आप लोग, नाम सुने हैं? नहीं सुने हैं? मैम सुने यस हैं? मैम, जिसमें पानी मतलब वो नीचे जाति का रहता है तो पानी नहीं ले जाने देता, वो वाला। हाँ, छोटी जाति के रहते हैं, उनका गांव अलग रहता है, उनका कुआं अलग रहता है, उसके और उनके कुएं में जो है कोई पशु जो है गिरकर मरा रहता है, और उसके हस्बैंड की तबीयत बहुत खराब रहती है, उसको प्यास लग रहती है, तो वो रात में जो आती है पानी चुपके से ठाकुर के कुएं पे पानी भरने के लिए आती है। ठीक है, लेकिन फिर भी वो ठाकुर के कुएं में जगत पर जाती है, बाल्टी नीचे डालती है, तभी अचानक ठाकुर का दरवाजा खुल जाता है और वो वहां से, तो वहां पे पानी की ही समस्या, जात पात की ही समस्या को दिखाया गया है। ठीक है, वही वाला स्टोरी है। देखिए यहाँ पे देखिए पिक्चर्स है, पिक्चर्स में सब दिखाया है कि कहीं पानी की कितनी ज्यादा किल्लत है और कहीं पानी एकदम भरपूर है, वेस्ट हो रहा है। पहले में देखिए हमारे मोहल्ले में दिन में 2 बार जल बोर्ड का टैंकर आता है, पानी के लिए लंबी लाइन लगती है और रोज झगड़े होते हैं। दूसरी जगह देखिए हम कुएं से पानी भरते हैं, पास के कुएं 1 साल पहले सूख गए, अब काफी दूर चलकर जाना पड़ता है कई कुओं पर, तो जात के नाम पर भी पानी लेने नहीं दिया जाता है। इसके बाद देखिए मेरे यहाँ दिन में आधे घंटे से के लिए पानी आता है, हम लोग दिन भर के इस्तेमाल के लिए टंकी से पानी भर लेते हैं। इसके बाद नीचे देखिए हमारे यहाँ तो दिन भर नल से पानी आता ही रहता है, पानी यूज वेस्ट हो रहा है, यहाँ पे पानी गिर रहा है। इसके बाद इसके नीचे दिया हुआ है हम लोग का कि हमने जल बोर्ड के पाइप में टुल्लू पंप लगाया और कोई परेशानी नहीं, यानी कि गवर्नमेंट से ये पानी क्या कर रहा है, चुरा रहा है। इसके बाद देखिए हमारे घर में बोरिंग के पाइप से मोटर लगी है, लेकिन बिजली ही नहीं होती, तो क्या करें, पानी की किल्लत है। इसके बाद मेरे यहाँ हैंडपंप लगा है, लेकिन उसका पानी काफी खारा है, पानी पीने के लिए तो पानी खरीदना ही पड़ता है। और सबसे लास्ट में दिया है कि
हम नहर से ही पानी भरते हैं। तो पानी की समस्या को यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट पेज में देखिए, चर्चा करो अगेन। ये हम लोग का ईवीएस में भी हम लोग सोशल साइंस में भी पढ़ेंगे। इसमें जिंदगी का हक तो सभी का है, फिर जीने के लिए या पानी भरने के लिए पानी मिल जाए क्या, यह हक हर एक को मिल रहा है? इस पर हम लोग को क्या करनी है, चर्चा करनी है। यहाँ से ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट पेज में आइए। यह मुमकिन है, दिख रहा है, यह मुमकिन है। देखिए, आज कई संस्थाएं पानी के इंतजाम में लगी है। वे लोग बुजुर्गों से मिलकर यह जानने की कोशिश करते हैं कि उनके जमाने में पानी का इंतजाम किस तरह का था। यहाँ पे जो बार बार बताया जा रहा है कि अपने बड़े बुजुर्गों से मिलकर हम उनके समय के उनकी बातों को जानते हैं। तो हमारा जो है इंफॉर्मेशन का सोर्स केवल किताबें या न्यूज़पेपर या टेलीविजन ही नहीं है। हमारे परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं उसके माध्यम से भी हम लोग क्या करते हैं, पुराने जमाने के इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, देखिए दिया हुआ है, वे पुराने तालाबों की मरम्मत करते हैं और नए तालाब भी बनाते हैं। चलो देखिए, तरुण भारत संघ, इसको आप लोग अंडरलाइन कीजिएगा जिनके पास बुक है। तरुण भारत संघ नाम की एक संस्था ने दड़की माई की मदद कैसे की? ठीक है, दड़की माई कौन है? देखिए पिक्चर्स में दिया है ना, ये दड़की माई का पिक्चर है। और दड़की माई ने क्या किया ये भी इसमें बताया गया है। यहाँ से क्वेश्चन आता है। ये है दड़की माई, राजस्थान के अलवर जिले के एक गांव में रहती है। ये पूरा आप लोग अंडरलाइन कीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि दड़की माई कहाँ रहती है, तो राजस्थान में रहती है। राजस्थान के कौन से जिले में? तो राजस्थान के अलवर जिले में रहती है। ठीक है, इस गांव की औरत का पूरा समय घर के कामों और जानवरों की देखभाल में चला जाता था। कभी कभी तो जानवरों के लिए कुएं से पानी खींचने में पूरी रात लग जाती थी। ठीक है, जब गर्मियों में कुएं भी सूख जाते तो गांव छोड़कर जाना पड़ता था। दड़की माई ने पहल की और लोगों ने संस्था के साथ मिलकर तालाब बना लिया। जानवरों के चारे पानी की परेशानी कम हुई और ज्यादा दूध मिलने लगा। लोगों की कमाई भी बढ़ी। वे लोग अब दूध का मावा बनाकर भी बेचते हैं। ये दड़की माई की पूरी कहानी है। हमको पूरी कहानी याद रखनी है। कहाँ की है? राजस्थान की है, राजस्थान के अलवर जिले की है। इसलिए दड़की माई ने फर्स्ट कदम उठाया था तो पानी की समस्या को लेकर। ठीक है, उनकी समस्या का समाधान हुआ या नहीं, यहाँ से ये पूरा स्टोरी आप लोग को याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आता है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर आइए। बाकी जो हम छोड़ दे रहे हैं ना, ये सब आप लोग को पढ़ना है खुद से। बुक चला जाएगा, पढ़ना है हमको। हम बुक वाले से बात किए, बोले है कि मंडे तक थोड़ा वेट कीजिए। चलिए नेक्स्ट चैप्टर में पानी के प्रयोग, क्या डूबा क्या तैरा, यहाँ पे हम लोग ये पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए एक लड़की है, बाल्टी में पानी भर ली हुई है और साथ में साबुन ली हुई है। ये कुछ प्रयोग कर रही है। देखिए, जब साबुन को बाल्टी में ऐसे ही डालती है तो साबुन डूब जाता है। नीचे देखिए, जब वो किसी प्लास्टिक के डब्बे में करके डाल रही है तो साबुन जो है वो तैरते रहता है। ऐसा क्यों हो रहा है? उसके मन में यह प्रश्न है। यहाँ पे जो बच्चों के मन में प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है, उसको जानने की उनकी जो जिज्ञासा है, यही बच्चों को क्रिएटिव बनाता है। यही चीज हम लोग को बच्चों के साथ करना है। यहाँ पे देखिए, देखो चाचा इस सुई को तैरना चाहा डूबी, पर भारी भरकम जहाज को तैरता इसमें क्या खूबी। मतलब यहाँ पे दिखाया है कि सुई को अगर हम पानी में डाल रहे हैं तो कैसे वो डूब जा रहा है, लेकिन ये भारी भरकम जहाज जो है कैसे पानी में तैर रहा है। इसी सब चीज को यहाँ पे दिखा रहा है। इसको आप लोग अपने से खुद से पढ़िएगा, जो मेन है हम आप लोग को बता देते हैं। ठीक है, इसको भी पढ़िएगा। खाली कटोरी पानी में डूबेगा कि नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा। लोहे की कील पानी में, ठीक है, जबकि कटोरी नहीं डूबेगी। ये सब चीज आप लोग खुद से पढ़िएगा। चलिए इसमें आइए, यहाँ से प्रश्न आता है हम लोग का। जो हम लोग का ये बॉक्स दिया हुआ है ना, ये बॉक्स से मृत सागर देखिए दिया हुआ है। वैसे तो सभी सागरों के पानी में नमक होता है, लेकिन मृत सागर, ठीक है, डेड सी, मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इतना नमकीन कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक होता है।
यहाँ से क्वेश्चन आता है 1 लीटर पानी में कितना नमक होगा? 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक होगा। इतना नमकीन होता है कि पानी क्या हो जाएगा? पानी क्या हो जाएगा? पानी का स्वाद देखिए कड़वा हो जाएगा मैम। खारा। कड़वा कड़वा हो जाएगा। क्या इतना नमकीन पानी चख भी पाओगे? बहुत ही कड़वा लगता है। ठीक है, वहां पे ऑप्शंस में दिया रहेगा बहुत ज्यादा नमकीन होगा, लेकिन पानी का स्वाद क्या हो जाएगा? कड़वा हो जाएगा। सबसे मजे की बात तो यह है कि मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हो, यानी कि मृत सागर में हम लोग कभी भी डूब नहीं सकते हैं। उसमें नमक का मात्रा बहुत ज्यादा होने की वजह से हम लोग डूबते नहीं है। तो 1 लीटर पानी में 300 ग्राम हम लोग का नमक होता है। नमक इतना ज्यादा होने के कारण उसका स्वाद क्या होता है? कड़वा होता है। कौन सा सागर की बात कर रहे हैं? तो मृत सागर की बात कर रहे हैं, और इसमें कभी भी इंसान डूबता नहीं है। ठीक है, चलिए शिक्षक संकेत दिया हुआ है, इसको पढ़िए। इस पाठ से यह अपेक्षा नहीं है कि बच्चों को घनत्व, ठीक है, डेंसिटी के बारे में बताया जाए। बच्चों के सभी तरह के उत्तर, जैसे कि पानी भारी हो जाता है या गाढ़ा हो जाता है, तो हमको स्वीकार करना है। देखिए कल आप लोगों को ये चीज बताए थे कि बच्चे जो भी बोल रहे हैं, उनका जो भी अपना जो मेंटल पावर है उसके अनुसार वो जो कुछ भी सोच रहे हैं, जो पानी भारी हो रहा है, पानी भारी हो जाता है या पानी गाढ़ा हो जाता है, उन सब चीजों को, बच्चे के सोच को हमको क्या करना है? एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है। हाँ, लेकिन हमको उनको वास्तविकता से बतानी है, रियलिटी क्या है, वास्तव में फैक्ट क्या है, वो चीजें हमको बतानी है। लेकिन हम बालक बच्चे को ये नहीं बोलेंगे कि तुम गलत हो। उनके हर एक बातों को हमको क्या करना है? एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है। लेकिन हम लोग उनको रियलिटी से, फैक्ट से उनको हम क्या करेंगे? रूबरू करवाएंगे। तो घनत्व क्या होता है? डेंसिटी क्या होती है? शुरुआती दौर में बच्चों को नहीं पता है ये सब चीजें। अब इसमें क्या घुलनशील है, क्या घुलनशील नहीं है, जैसे नमक घुला या नहीं घुला, 2-3 मिनट रखने पर क्या हुआ, ये सब मिट्टी है, चॉक पाउडर है, 1 चम्मच दूध है, तेल है, क्या हमारा पानी में जो है घुलनशील है, और क्या जो है हमारा पानी में घुलनशील नहीं है। यहाँ पे ये पूछ रहा है, ये सब आपको करिएगा। शिक्षक संकेत में देखिए दिया हुआ है, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम स्पष्ट रूप से घुलनशील या अघुलनशील नहीं कह सकते। ठीक है, वैसे भी इन शब्दों की यहाँ जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों को इतना नहीं पता है, क्योंकि हम लोग प्राइमरी लेवल के बच्चों की बात कर रहे हैं, 1 से 5 के बच्चों की बात कर रहे हैं। बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वह अपने अवलोकन के हिसाब से तालिका बनाए। अवलोकन का मतलब बच्चे जो कुछ भी ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं उसके अनुसार बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं, देख रहे हैं। मान लीजिए पानी में चीनी को डाल के देख रहे हैं, नमक को डाल के देख रहे हैं, तेल को डाल के देख रहे हैं, बच्चे उस चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो वो अपने ऑब्जर्वेशंस के अनुसार क्या करे, उसका आंसर से। हमको बच्चों को क्या करना है? बहुत ज्यादा हमको बच्चों को मोटिवेट करना है, बच्चे एक्साइटेड हो, बच्चे ये सारे एक्टिविटीज करें, उसका क्या करें? ऑब्जर्वेशंस करें, ऑब्जर्वेशंस करके उसका एक रिजल्ट निकालें। ठीक है, बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अपने माइंड से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, और उस क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस खुद से वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमको बच्चों को क्या करना है? प्रोत्साहित करना है ये सब एक्टिविटीज के लिए। बूंद सिरे से ये सब में कुछ दिया नहीं है, आप लोग इसको पढ़े जरूर लीजिएगा। चलिए दांडी यात्रा में आ जाइए। गांधी जी की दांडी यात्रा, यह घटना 1930 की है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, भारत की आजादी से पहले बहुत सालों से अंग्रेजों ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाई थी। ऊपर से नमक पर भारी टैक्स भी लगा दिया था। इस कानून से तो लोग अपने घर के इस्तेमाल के लिए भी नमक नहीं बना सकते थे। ठीक है, भला बताओ नमक जैसी चीजों के बिना गुजारा कैसे हो? लोगों को मजबूरी में दुकानों से महंगा नमक खरीदना पड़ता था। इस बात से लोग बहुत नाराज थे। तो गांधी जी ने कहा था, जो चीज हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश कैसी। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद के दांडी, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, कहाँ से कहाँ तक उन्होंने यात्रा की थी? तो अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तक एक लंबी यात्रा की, और इस गलत कानून को तोड़ा, नमक कानून को भंग किया। नमक कैसे बनाया जाता है? समुद्र के पानी, देखिए नमक कैसे बनाया जाता है यह भी इन लोगों का दिया हुआ है।
नमक कैसे बनाया जाता है? समुद्र के पानी को जमीन पर क्यारियों की तरह बनाए गए गड्ढे में भर दिया जाता है, तेज धूप में पानी सूख जाता है और नमक के ढेर वहीं रह जाते हैं। ये प्रोसेस भी आता है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। गांधी जी ने कहां से कहां तक यात्रा की थी, ये क्वेश्चन आता है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि यह कब की घटना है, तो 1930 की घटना है। ठीक है। शिक्षक संकेत में देखिए दिया हुआ है, अभी यहाँ पे नमक बना, हम लोग यहाँ पे एवापोरेशन वाला प्रोसेस देखे कि वो भाप बनकर उड़ गया। तो छोटे बच्चों को एवापोरेशन क्या होता है ये सब नहीं पता है। देखिए शिक्षक संकेत में दिया हुआ है कि यह अपेक्षा नहीं है कि इस उम्र के बच्चे वाष्पीकरण समझ सकेंगे, ठीक है, पर उसके बारे में सोचना शुरू कर देंगे। वाष्पीकरण होता क्या है, एवापोरेशन होता क्या है, बच्चे इसको नहीं जानेंगे। लेकिन यहाँ पे जो डिस्कस की गई, यहाँ पे जो नमक बनाने का जो प्रोसेस बताया गया, इसके अनुसार बच्चे इसके विषय में सोचना शुरू करेंगे। और साथ ही अच्छा मौका है कि दांडी यात्रा के संदर्भ से लेकर भारत की आजादी की भी बात बच्चों को थोड़ी बहुत बताई जाए। ठीक है, चलिए ये भी हम लोग का मच्छरों की दावत, मच्छरों की दावत। मलेरिया की जांच आपस में स्कूल के फ्रेंड्स है, जसकीरत है, रजत है, नैन्सी है और आरती है, सब आपस में डिस्कस कर रहे हैं। उनका एक कोई फ्रेंड है जो कि बीमार पड़ा हुआ है, बहुत दिनों से स्कूल नहीं आ रहा है, उसी पर वो लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखिए दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कांच की स्लाइड पर खून की बूंद। इसके बाद बगल में देखिए डॉक्टर मलेरिया स्लाइड को माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी से देखते हुए इस माइक्रोस्कोप से एक चीज 1000 गुनी बड़ी दिखती है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसीलिए खून के अंदर की बारीकियां साफ दिखाई पड़ती है। कई माइक्रोस्कोप से तो इससे भी ज्यादा बड़ा दिखाई देता है। इसको टिक कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा खुद से एक बार। यहाँ पे आइए, देखिए ये जो मलेरिया की दवा दी गई है ना, लिखा हुआ है मलेरिया की दवा, यहाँ से हम लोग का क्वेश्चन आता है। मलेरिया की दवा बहुत पुराने समय से सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। यह आज से नहीं बनाई जाती है, बहुत साल पहले से बनाई जाती है। किससे? चिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। पहले तो लोग छाल को उबाल कर और छान कर ही इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि पहले के लोग जो है मलेरिया की दवा कैसे बनाते थे, तो सिनकोना पेड़ की छाल को उबाल कर छान कर ही वो लोग इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब छाल से दवाई बनाई जाती है। दोनों तरीके से क्वेश्चन आता है, पहले के लोग कैसे इस्तेमाल करते थे और अब कैसे इस्तेमाल होता है। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आता है हम लोग का। आरती जी का डिस्कशन छोड़ दीजिए, रजत जी से भी बात नहीं करना है। अगेन फिर आरती जी है, थर्ड में हम लोग का, उनसे उनका बात सुनिए क्या बोलिए। डॉक्टर ने कहा है कि खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी है। ठीक है, हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी है, डॉक्टर ने ताकत की दवा दी है। क्या बोला है, जब शरीर में हीमोग्लोबिन और आयरन की कमी हो जाती है तो डॉक्टर ने क्या क्या खाने के लिए कहा है। देखिए गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने के लिए कहा है। यह भी बताया है कि इससे आयरन यानी कि लोहा होता है इन सब चीजों में। तो हीमोग्लोबिन की कमी को दूर करने के लिए किन किन हम लोग को खाद्य पदार्थों का, किन किन फूड आइटम्स का इस्तेमाल करना है? गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां। यहाँ से क्वेश्चन आएगा आप लोगों का। ठीक है, चलिए शिक्षक संकेत में दिया हुआ कि खून की रिपोर्ट लाकर कक्षा में चर्चा करवाई जा सकती है। डिस्कस, बच्चों से टॉपिक जितना ज्यादा डिस्कस करना है। दिल्ली के स्कूलों में अनीमिया के कारण परेशानी, देखिए दिया हुआ है 17 नवंबर हम लोग का 2007 दिल्ली का स्कूल है, वहां पे देखिए दिया हुआ है। यहाँ से देखिए बोल रहा है कि इससे बच्चों की शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर होता है। यानी कि एनीमिया जो बीमारी है, ठीक है, उससे बच्चों के हेल्थ में कहाँ कहाँ क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, तो शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर होता है। इस कारण बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं और उनमें फुर्ती की भी कमी हो जाती है। ठीक है, कुछ पढ़ाया जाता है इस
जो कुछ पढ़ाया जाता है उसे समझने में भी परेशानी होती है। आजकल इन स्कूलों में बच्चों के हेल्थ कार्ड बन रहे हैं और उनकी जांच भी चल रही है। एनीमिया बच्चों को आयरन लोहे की दवाई दी जाती है। अगर बच्चे को एनीमिया जैसी बीमारी है तो उनको भी आयरन की दवा दी जाती है। ठीक है, आप लोग सब प्रेजेंट है ना? यस यस मैम। हाँ मैम। मैडम। यस Yes, मैम। यस मैम। चलिए, शिक्षक संकेत मेरे बुक में नहीं दिया हुआ है। मक्खियों से कैसे और कौन कौन सी बीमारियां फैलती है इसके बारे में चर्चा करवाई जा सकती है। अखबार के किसी समाचार या रिपोर्ट का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अभी तक हम लोग मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां पढ़े, मक्खियों से कौन कौन सी बीमारियां होती है। ठीक है, हमें बच्चों से क्या करना है, क्लासरूम में चर्चा करना है, डिस्कस करना है। और किसका हेल्प लेना है, हम न्यूज़पेपर का हेल्प ले सकते हैं। हम रिपोर्ट का इस्तेमाल, जैसे कि मान लीजिए किसी को अगर कोई सी बीमारी हुई है तो उसका हम रिपोर्ट के थ्रू जो है बच्चों से टॉपिक पे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, डिस्कस का इसके बाद पता करो मच्छर से बचने का। यहाँ पे देखिए जो सावधान दिया हुआ है ना, क्या आप मच्छरों को दावत दे रहे हैं? यहाँ से क्वेश्चन आता है हम लोगों का। मलेरिया, मच्छरों से होने वाली बीमारियां देखिए दिया हुआ है, क्या आप मच्छरों को दावत दे रहे हैं? सावधान दिया हुआ है ना, मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है। ये सब किससे होने वाली बीमारियां हैं? ये सब मच्छरों से होने वाली बीमारियां। ठीक है, इसका सीक्वेंस दे देता है, दे देगा आपका मच्छरों से होने वाली बीमारियां। एक में ऑप्शंस में दे देगा मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। दूसरे में ऑप्शंस दे देगा हम लोगों का मलेरिया दे देगा, टीबी दे देगा, और हम लोग का ये हेपेटाइटिस दे देगा एक, ऐसे करके 2-3 बीमारियों का नाम ऐसे ही 4 ऑप्शंस दे देता है। तो हमको पता होना चाहिए कि मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां क्या क्या है। मलेरिया है, डेंगू है और चिकनगुनिया है। और मच्छरों की बीमारियों से दूर रहने के लिए हमको क्या क्या सावधानी बरतनी पड़ती है वो नीचे में दिया हुआ है। देखिए करना क्या है हम लोग को, आसपास पानी जमा ना होने दे, गड्ढे को भर दे, पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ रखे, हर हफ्ते सुखाएं। थर्ड बोल रहा है तालाबों में मछलियां छोड़े ताकि वे मच्छर के लार्वे को खा ले। ठीक है, इसके बाद मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। और हम लोग का लास्ट बोल रहा है कि जमा हुए पानी में मिट्टी के तेल का छिड़काव करें। ये सारी चीजें सावधानियां हम लोग को बरतनी है। ऐसे कूट में क्वेश्चंस दे देता है हम लोग का एजर्शन टाइप में। ठीक है ज्योति जी, और उसमें पूछ देगा कि ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 सही है और 5 गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, 3, 4, 6 सही है, 1 और 5 गलत है। ठीक है, या फिर 1, 2, 3, 4, 5 सबके सब सही है, ऐसे करके हम लोग का ऐसे क्वेश्चन इसमें देता है। इसको आप लोग, और यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछता है कि मिट्टी के तेल का छिड़काव पानी में क्यों किया जाता है? मच्छरों को भगाने के लिए। तो उससे मच्छरों को क्या नुकसान होता है? मच्छर क्यों मैम नहीं, उसका मिट्टी जो का लार्वा है वो उसका लार्वा खत्म हो जाता है। उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है पानी में और उसका लार्वा मर जाता है, इसीलिए मिट्टी के तेल का छिड़काव किया जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ देता है। आगे आइए नेक्स्ट पेज में, यहाँ पे फिर से आपस में बच्चों का डिस्कशन हो रहा है। रजत है, नैन्सी है, आरती है, नैन्सी है, रजत, नैन्सी। इसके बाद देखिए जसकीरत जो है वो क्या बोल रही है कि मुझे साजिया आंटी ने बताया कि मक्खी से भी बीमारियां होती है, पेट की बीमारी। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। आप लोगों का इसमें शिक्षक संकेत नहीं दिया है। देखिए मेरे बुक में शिक्षक संकेत दिया हुआ है, मक्खियों से कैसे और कौन सी बीमारियां फैलती है इसके बारे में चर्चा। अच्छा, जो आप लोगों का पहले दिया था वो मेरा इसमें दे दिया हुआ है, वही चीज है। और कुछ नहीं है इस चैप्टर में। सर्वे रिपोर्ट, सर्वे रिपोर्ट आप लोग ये सब पूरा पढ़ लीजिएगा अपने से, एक बार पूरा बुक पढ़ लीजिएगा। मच्छर के पेट की कहानी, वैज्ञानिक की जुबानी, यहाँ से क्वेश्चन आता है। रोनाल्ड रोज की कहानी। ठीक है, रोनाल्ड रोज ने ही पहली बार मलेरिया के मच्छर को पहचाना था।
तो हम लोग को रोनाल्ड रोज के विषय में जानना है। यह मजेदार किस्सा आज से लगभग 100 साल पहले का है। एक वैज्ञानिक ने यह पता लगाया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। पहले लोगों को पता नहीं था। ठीक है, चलो इनसे ही सुनते हैं कि वे इस बारे में क्या कहते हैं। देखिए, उन्हीं की कहानी है ये, हम लोग को उनका ये पूरा कहानी पढ़ना है। नेक्स्ट पेज में दिया हुआ है। उन्होंने बहुत सालों तक इस पे अध्ययन किया, बहुत सालों तक बहुत से मच्छरों को पकड़ के उसका जांच किया। इसके बाद अंत में उनको पता चला कि वास्तव में यह मच्छर जो होते हैं अलग तरह के दिखते हैं। ठीक है, ये पूरा आप लोग खुद से पढ़िएगा, कहानी दिया हुआ है। ये वाला चीज अगर बोलिएगा तो हम आप लोग को ये पीडीएफ शेयर कर देंगे। देखिए, सबसे नीचे वाला लाइन, रोनाल्ड रोज को दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ा पुरस्कार मिला, नोबेल पुरस्कार। तो रोनाल्ड रोज को 1902 में कौन सा पुरस्कार दिया गया? नोबेल पुरस्कार दिया गया। 1905 में मरते हुए भी वे कहते रहे कि मुझे मैं कुछ ढूंढ लूंगा, नया ढूंढ लूंगा। तो मलेरिया के मच्छरों की खोज किसने की? रोनाल्ड रोज ने की। इसके बाद उनको कब नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो 1902 में दिया गया था। ठीक है, किस पर दिया गया था? तो मलेरिया के मच्छरों को खोजने के लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और इसके बाद 1905 में उनकी मृत्यु हुई। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, उनकी मृत्यु कब हुई? तो 1905 ईस्वी में हुई। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद आप लोग उनका पूरा कहानी पढ़ लीजिएगा। देखिए, शिक्षक संकेत में दिया हुआ है, एक आना के बारे में बताएं कि ऐसे सिक्के पहले इस्तेमाल होते थे। पहले हम लोग 10 पैसा, 25 पैसा या 5 पैसे के सिक्के हम लोग देखे हैं। तो यहाँ पे आना की बात हो रही है। उससे भी पहले समय में जो पैसा चलता था उसकी बात से जिक्र की जा रही है। रोनाल्ड रोज की कहानी से बच्चों को वैज्ञानिक प्रक्रिया के बारे में बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित करें। ठीक है, वैज्ञानिक खोज की यह कहानी बताती है कि सिकंदराबाद के एक मामूली अस्पताल में कई प्रयासों से कुछ कामयाब और कुछ नहीं भी कैसे अद्भुत जानकारी दुनिया को मिली। इसी तरह बीमारियों के इलाज के बारे में और कहानियां भी इकट्ठे करके चर्चा करवाई जा सकती है। आप लोगों को बाद में पता चलेगा कि इसमें से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है जब क्वेश्चन आप लोग को सामने आएगा। तो डायरी, कमर सीधी ऊपर चढ़ो। पर्वतारोहण की ये हम लोग की कहानी है। पर्वतों पर कैसे चढ़ा जाता है, क्या क्या रूल रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं, उसकी कहानी। चलिए, ठीक है। पहाड़ पर चढ़ने का कैंप, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियर, उत्तर काशी की ये कहानी है। यहाँ से क्वेश्चन हम लोग का आ सकता है। ये स्टोरी है, इस स्टोरी को पूरा हम लोग को पढ़ना है। देखिए, यहां से क्वेश्चन आएगा आप लोग का, एक बड़ी जिम्मेदारी, ये वाला दिया हुआ है। ग्रुप लीडर, पर्वतारोहण के समय बहुत से लोग जो है पर्वत पर चढ़ने के लिए जाते हैं। उसमें से किसी एक को लीडर बना दिया जाता है, ग्रुप का लीडर बना दिया जाता है। उस ग्रुप लीडर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? देखिए, ग्रुप लीडर जो बातें बताई गई थी, क्या बताई गई थी? कि बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना है ग्रुप लीडर को, पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही उसको आगे बढ़ना है। ठीक है, जो चल ना पाए उसे हाथ पकड़कर चढ़ाना है। इसके बाद रुकने के लिए जगह ढूंढनी है, साथी के बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना है और सबके खाने पीने का इंतजाम करना है। ये ग्रुप लीडर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। ग्रुप लीडर जब सब पर्वतों पर जा रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं, तो उनको इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ती है। ठीक है, और नीचे देखिए दिया हुआ है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ग्रुप के किसी भी सदस्य से गलती हो जाने पर हंसते हुए सजा भुगतने को भी तैयार रहना है। कौन सजा भुगतेगा? तो ग्रुप लीडर ही सजा भुगतेगा। ठीक है, ये यहां से हम लोग का क्वेश्चन। जब नदी पार की, यहाँ पे आइए, रोज की तरह सभी को नाश्ते में सुबह विटामिन सी और आयरन की गोलियों के साथ गरम गरम चॉकलेट वाला दूध मिला। पर्वतारोहण के समय नाश्ते में क्या दिया गया? नाश्ते का इस्तेमाल क्या किया गया? विटामिन सी और हम लोगों का आयरन की गोलियों के साथ गरम गरम चॉकलेट वाला दूध मिला। ठीक है, ये यहां से क्वेश्चन आता है। इसके बाद देखिए, सेकंड पैराग्राफ में दिया हुआ है,
नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक एक मोटा मजबूत रस्सा बांधा था, इसे दोनों किनारे पर बड़े बड़े पिट ऑन, ठीक है। पिट ऑन का मतलब क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। पिट ऑन का मतलब होता है खूंटी, जिसको वो लोग पहाड़ों पर क्या करते हैं, उसको खोस कर फिर ऊपर की तरफ आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो पिट ऑन का मतलब होता है हम लोग का खूंटी से मजबूती से बांधा जाता है। मन में अजीब सी बेचैनी थी, पता नहीं क्यों मुझे बार बार लग रहा था कि कहीं रस्सी खुल गया तो मैं हुक उखड़ गया तो मैं मन ही मन नदी की चौड़ाई आंक रही थी, ठीक है। तो यहाँ से पिट ऑन का मतलब खूंटी होता है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए नीचे दिया हुआ है हम लोग का, उसमें स्लिंग दिया है, एक तरह का हुक। स्लिंग का मतलब भी क्या होता है, एक तरह का हुक डाला और उस स्लिंग को नदी पर बांधे मोटे रस्सी में डाला गया। तो यहाँ पे पर्वतारोहण के समय किस किस हम लोग का इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जा रहा है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। तो पर्वतारोहण के समय जो है पिट ऑन का इस्तेमाल किया जाता है, स्लिंग का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ नहीं है, ये सब स्टोरी है, आप लोग पढ़िएगा, पता करो और देखो। ठीक है, ये सब स्टोरी आप लोग पढ़िएगा से। यहाँ पर देखिए, पर्वत पर चढ़ने के समय हम लोग को किस पोस्चर में चढ़ना पड़ता है, आगे की तरफ 90 डिग्री का कोण बनाते हुए चलो, दिया हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, 90 का कोण बनाते हुए चलो, आवाज आई, कमर सीधी रखो, आगे मत झुको। यानी कि जब हम लोग पर्वतों पर चढ़ते हैं तो 90 डिग्री का एंगल बनाकर हम लोग को चढ़ना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसी में हम लोग का नेक्स्ट पैराग्राफ में एक लाइन है, मैं एक बार फिर बढ़ी, चट्टान को जमीन मानकर मैं उस पर सीधी चढ़ने लगी, अभी वापस उतरना बाकी था। देखिए, पर्वतारोहण के भाषा में वापस आने को, वापस रिटर्न आने को क्या कहते हैं, जिसे पर्वतारोहण की भाषा में रैपलिंग कहते हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, वापस रिटर्न आने को पर्वतारोहण की भाषा में रैपलिंग कहते हैं। एक बार फिर मैं बेझिझक हो निडरता से चट्टान के नीचे उतरने को खड़ी थी। चलिए, इसके बाद कुछ नहीं है, ये आप लोग सबसे पढ़िएगा। कैंप यहाँ पे जो लग रहा है ना, कैंप दिया हुआ है, चले गए, देखिए कैंप दिया हुआ है ना, ये लोग कैंप जो बनाते हैं, कैंप बनाने का भी अपना कुछ प्रोसेस होता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा। ये अगर हम अब लगभग 2134 मीटर की ऊंचाई पर खड़े थे, हमें रात को यही रुकना था। हम अपना अपना टेंट लगाने की कोशिश में लगे थे। टेंट लगाने के लिए और बिछौने के लिए हमारे पास प्लास्टिक की 2 तह वाली सीट थी, जिसमें हवा रुकी रहती थी, ठीक है। तो देखिए, वो लोग जो है वहां पे टेंट लगाने के लिए किस प्रकार के प्लास्टिक की सीट का इस्तेमाल करते थे। तो प्लास्टिक की 2 तह वाली सीट होती थी, जिसमें हवा रुकी रहती थी और ठंड नहीं आती, ठीक है। हमने खूंटी गाड़ी, टेंट बांधना शुरू किया, पर यह क्या, एक तरह से बांधते तो दूसरी तरफ से उड़ जाता, यानी कि वहां पे बहुत तेज हवा चल रही थी। बड़ी मुश्किल से टेंट लगा, फिर हमने टेंट के चारों तरफ नाली खोदी। देखिए, यहाँ पे बोल रहा है ना, टेंट बनाने के बाद टेंट के चारों तरफ क्या खोदा गया, नाली खोदी गई। अब हम सभी भूख से बेहाल थे। हमने पत्थरों से चूल्हा बनाया, लकड़ी इकट्ठे करके चूल्हा जलाया और खाना पकाया। खाना खाकर छिलके और कूड़ा एक पैकेट में इकट्ठा किया और जगह साफ कर दी, यानी कि वहां पे डस्ट नहीं किया, वहां पे कचरा नहीं फेंका गया। सोने के लिए हम लोग ना स्लीपिंग बैग, सोने के लिए जिस चीज का वो लोग इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं स्लीपिंग बैग, में घुस गए। हमारे स्लीपिंग बैग की तहों में पंख भरे हुए थे, जो कि उनके शरीर को क्या देती थी, गर्मी देती थी, जिससे गर्मी रहती थी। मैं सोच रही थी क्या इसमें मैं सो पाऊंगी, लेकिन हम इतने थके हुए थे कि स्लीपिंग बैग में घुसते ही नींद आ गई, ठीक है। यहाँ से हम लोग का क्वेश्चन आता है। शिक्षक संकेत देखिए, बच्चों को प्रोत्साहित किया जा सकता है कि वे कक्षा के अन्य बच्चों के घरों पर बोले जाने वाली भाषाओं को जाने और सीखे। देखिए, जो बच्चा जैसा लैंग्वेज लेकर आ रहा है
हम लोग इस चैप्टर को आप लोग अच्छे से डीपली पढ़िएगा। तो यहाँ पे अलग अलग स्टेट से लोग आए हैं, कुछ नेपाल से आए हैं, कोई हम लोग का लद्दाख से आया है, कोई कहीं से आया है, तो सबकी अपनी अलग अलग भाषा है। यहाँ पे वही डिस्कस करने के लिए बोला जा रहा है कि बच्चों को अन्य बच्चों के घरों पर बोले जाने वाली भाषाओं को जानने और सीखने के लिए हम लोग को उनको कहना है, ठीक है। इससे अन्य भाषाओं के लिए उनका सम्मान भी बढ़ेगा और उनको लैंग्वेज का ज्ञान भी होगा। चलिए नेक्स्ट आइए, कैंप फायरिंग में आ जाइए। कैंप फायरिंग, आग जलाने की तैयारी चल रही थी, सभी ग्रुप अपना अपना प्रोग्राम तैयार करके आए थे। खाने के बाद आग के चारों तरफ नाच गाना, ये सब कुछ ज्यादा नहीं है। ये सब आप लोग खुद से पढ़िएगा। चलिए खेल में, यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन आता है बछेंद्री पाल वाला और इम्पोर्टेंट है, यहाँ से हर साल क्वेश्चन आता है। देखिए सेकंड पैराग्राफ से देखिएगा, बड़े होकर नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से उन्होंने पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग ली और उन्हें गाइड करने वाले थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। ये किसका जिक्र किया जा रहा है? जस्ट उसके पहले का लाइन देखिए, दिया हुआ है बछेंद्री पाल के बचपन की एक घटना। अच्छा इसको शुरू से आप लोग पढ़िए, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सब क्वेश्चन पूछते हैं। पहाड़ी इलाके में रहने वाली 12 वर्ष की एक पहाड़ी लड़की स्कूल से पिकनिक के लिए गई। वहां अपनी सहेली के साथ वह खेल ही खेल में लगभग 4000 मीटर की ऊंची पहाड़ की चोटी पर चढ़ गई, ठीक है। वह चढ़ तो गई लेकिन अंधेरा हो जाने के कारण वापस उतर नहीं पाई। वह था केवल धुप्त अंधेरा, ठंडा और डर, पास में कुछ नहीं और बितानी थी पूरी रात, ठीक है। हाँ यह है गढ़वाल के नाकुरी गांव में रहने वाली बछेंद्री पाल के बचपन की घटना। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, बछेंद्री पाल कहाँ के रहने वाली थी? तो गढ़वाल के नाकुरी गांव में की रहने वाली थी ये बछेंद्री पाल, ठीक है। यहाँ से हम लोग का क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद बोल रहा है, देखिए बड़े होकर नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में उन्होंने पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग ली और उन्हें गाइड करने वाले जो ब्रिगेडियर थे उनका नाम था ज्ञान सिंह। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। वे महिलाओं को पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग देने लगी और 1984 में बछेंद्री को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए चुना गया। कौन से ईयर में? 1984 में, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए एक धमाका में दिया हुआ है, 18 लोगों की उस टीम में 7 महिलाएं थी। चढ़ाई के दौरान 15 मई की रात को टीम जब लगभग हम लोग का दिया हुआ 7300, ठीक है, मीटर की ऊंचाई पर पहुंची तो बेहद थकी हुई थी। सब लोग तंबू लगाकर सो गए। करीब 12:30 बजे रात को धड़ 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 की आवाज के साथ हुआ एक जोरदार धमाका। इससे पहले कि वे उठ पाते टेंट उड़ गया और कोई भारी चीज उनसे जोर से टकराई। बछेंद्री तो मानो बर्फ की चादर में ही लिपट गई। पूरी टीम के लोगों को बहुत चोट आई। टीम के लोगों ने कुल्हाड़ी से खोद कर उन पर से बर्फ हटाई और उन्हें बाहर निकाला। उनका सिर जख्मी था। यह एक भयंकर बर्फ का तूफान था। टीम के और लोगों के नीचे बेस कैंप में लौट आए, लेकिन बछेंद्री जैसे तैसे फिर ऊपर की तरफ चढ़ पड़ी। सभी लोग तो वापस लौट आए लेकिन बछेंद्री पाल नहीं उतरी वापस। देखिए यहाँ से हम लोग का क्वेश्चन आता है। इसके बाद बछेंद्री ने 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर 8900 मीटर ऊंचाई चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल नाम जो है हम लोग का है सागर मथा पर कदम रखा। यहाँ से क्वेश्चन आता है हम लोग का, कौन से ईयर में? तो 1984 में 23 मई को जो है बछेंद्री पाल जो है माउंट एवरेस्ट पर कदम रखी। ऊंचाई कितनी थी माउंट एवरेस्ट की? 8900, ठीक है। एक्चुअल में जो यहाँ पे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो दी गई है 8900, ये आप लोगों को पता है कितना है? नहीं, 8900 नहीं है। यहाँ पे बच्चे जो होते हैं ना, हम लोग शुरुआत में क्या पढ़े थे कि बच्चे हर चीजों को समग्र रूप में, कंबाइंड रूप में देखते हैं। अब हाँ, यहाँ पे एक्चुअल में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई हम लोग का 8848 है,
हाँ मैम। 8,848, लेकिन वो क्या है, खंड में है, टुकड़ों में है। तो बच्चे जो है इतना टुकड़ों में बच्चों को समझने की क्षमता नहीं है, इसीलिए इसको राउंड फिगर में दे दिया गया है। अगर सिविक्स में अगर आप लोगों का इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो 8,000 हम लोग का 848 होगा। ठीक है, यहाँ पे इसको कंप्लीट फिगर में, राउंड फिगर में दिया गया है बच्चों को जानने और समझने के लिए, क्योंकि बच्चे जो है 8,848 बच्चे नहीं समझ पाएंगे, इसीलिए यहाँ पे इसको 89 कर दिया। तो 8,900 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसको नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, सागर मथा के नाम से जाना जाता है। वहां पे वह कदम रखी 23 मई 1984 को। इसके बाद देखिए वो वहां पे कितने देर रही, देखिए यहाँ पे 43 दिया हुआ है, करीब 43 मिनट वह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर रही, 43 मिनट। और इसके साथ ही बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला बन गई जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा। भारत की पहली और संसार की 5वीं, यहाँ से भी होता है कितना टाइम तक वहां पे वो रुकी थी, तो 43 मिनट्स तक रुकी थी। कितना समय हो रहा था जब वो वहां पे गई थी, तो दिन में 1:07 पर वो वहां पर पहुंची थी। यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है, दिन में 1:07 पर 23 मई हम लोग का 1984 को 8,900 मीटर ऊंचाई पर, ठीक है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में, जिसको हम लोग सागर मथा के नाम से जानते हैं, 43 मिनट तक वो वहां पे रुकी थी। और भारत की पहली और संसार की 5वीं ये महिला है। ठीक है, यहाँ से इतना सारा क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा। कहाँ की है वो भी पूछेगा, गढ़वाल के नाकुड़ी गांव में की रहने वाली है वो। इसके बाद देखिए शिक्षक संकेत में दिया हुआ है, जो हम लोग अंदर बुक में सब पढ़े थे ना, वही सब दिया हुआ है कि शिक्षक बच्चों को पर्वतारोहण में इस्तेमाल की जाने वाली चीजें, जैसे कि स्लिंग है, पिट ऑन है, हंटर शूज है, ठीक है, स्लीपिंग बैग है, इत्यादि के चित्र दिखाए या असल में उपलब्ध करवाई चर्चा करवाए जा सकते हैं इसमें। मतलब अगर हो सके तो बच्चों को वो चीजें रियल में दिखाए जाए, ये सब चीजें जो है पर्वतारोहण के समय इस्तेमाल होती है। ठीक है, और बच्चों को वो सब चीजें दिखाकर उसके विषय में चर्चा करवाई जाए। ये हम लोग का चैप्टर खत्म, और इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, टाइम कितना हो रहा है ना? अच्छा, बोलती इमारतों में भी हम लोग का बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है। ये वाला चैप्टर हम आप लोग को करवा देते हैं। ये चैप्टर जो है ना, बोलती इमारतें, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है। आप लोग इसको खुद से एक बार पढ़िएगा। देखिए शिक्षक संकेत में दिया है, बच्चों का ध्यान इस बात पर आकर्षित करें कि ऊंची गोल आकार की दीवारों से चारों तरफ दूर दूर तक देखा जा सकता है। वह उस जमाने के इंजीनियर, यहाँ से देखिए इसको पढ़िए, दिया हुआ है। सोचो आज भी इंजीनियर जब मकान बनाते हैं तो कई जगह बरसातों में सीमेंट आ जाती है, यहाँ तो छत पर पानी के फव्वारे चलते थे, तब भी ये इमारतें इतनी कितनी समझ से बनाई गई थी। सोचो कि 500 साल पहले लोग कैसे रहते थे। दिमाग में कई सारे सवाल आते हैं, जैसे पानी इतनी ऊंचाई पर कैसे चढ़ता होगा, तुम भी अनुमान लगाओ। इस चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। कहाँ है पूर्व पश्चिम, इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। कहाँ है पूर्व पश्चिम, ये एक बार पढ़ लीजिएगा। आप लोग बोल रहा है तुम जिस जगह पर हो वहां से सूरज किस तरफ से उगता है, किस तरफ डूबता है, पता करो कि तुम जहाँ खड़े हो वहां से पूर्व दिशा में क्या क्या है, तुम्हारे पश्चिम में क्या है। ठीक है, अब पता करो कि तुम्हारे उत्तर और दक्षिण में क्या है। हम लोग को डायरेक्शंस के बारे में बताया है, और डायरेक्शंस से रिलेटेड हम लोगों का इस चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं आता है, लेकिन इस चैप्टर से रिलेटेड हम लोग का एक ना रीजनिंग वाला क्वेश्चन आता है। ठीक है, वो हम आप लोगों को बता देंगे। रीजनिंग वाला क्वेश्चन वो बहुत टफ नहीं है, इजी है, वो बता देंगे आप लोगों को।
देखिए नीचे हम लोग का यहाँ पर शिक्षक संकेत में भी वही दिया गया, बच्चों को दिशाएं पहचानने में बहुत समय लगता है, वे उत्तर दक्षिण दिशा को पहचानने में अधिकतर गलती कर देते हैं। हम बड़े भी कई बार सोचते हैं कि उत्तर ऊपर हो सकता है, ठीक है, कई बार कागज पर भी हम उत्तर ऊपर की ओर ही दिखाते हैं। तो दी गई गतिविधियों से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि बच्चे पहली बार में अपनी समझ बना सके। पहली बार में बच्चों का डायरेक्शंस के प्रति समझ नहीं बनेगा। दिशाओं की अवधारणा को उनके निजी अनुभव से जोड़ने की कोशिश कीजिए। यानी कि बच्चे के जो रोजमर्रा के जीवन है ना, बच्चे रोज कैसे कहाँ उनका घर का दरवाजा है, उनका स्कूल किस डायरेक्शन में है, ये जो हम लोग रीजनिंग वाला समझेंगे ना, वाला जो हम लोग का आता है क्वेश्चन, उसको करेंगे। ये हम लोग का बच्चों के दैनिक जीवन से रिलेटेड है। कि मान लीजिए बच्चा जो है, हम लोग का वाई क्वेश्चन कैसा आता है, देखिए इसमें कि बच्चे का घर जो है वाई पे है, ठीक है, और घर उसका स्कूल जो है कहाँ है, एक्स पे है, लेकिन वाई से एक्स जाने के लिए सीधा वो नहीं जा सकता है, वो रास्ता क्या है, टेढ़ा मेढ़ा है। कैसे टेढ़ा मेढ़ा है, तो बच्चा अपने घर से वाई से निकलता है तो वो क्या पहले 30 किलोमीटर जो है नॉर्थ साइड इधर अपने अपने जो है ईस्ट की तरफ 30 किलोमीटर जाता है। इसके बाद फिर वो क्या जाएगा, नॉर्थ की तरफ 30 किलोमीटर, इसके बाद फिर वो होगा वेस्ट की तरफ जो है 40 किलोमीटर की तरफ आएगा। इसके बाद फिर नॉर्थ की तरफ जो है 40 किलोमीटर जाएगा, तब जाके वो अपने स्कूल पहुंचेगा। तो ऐसे डायरेक्शंस बच्चों को इस तरह से हम लोग का रीजनिंग वाला क्वेश्चन आता है। वो क्वेश्चन आएगा, हम आप लोग को बता देंगे ब्लैक बोर्ड, ठीक है। देखिए ये भी गोलकुंडा किले का नक्शा, इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आता, वही रीजनिंग वाला क्वेश्चन आता है, डायरेक्शंस वाला, ये हम आप लोग को बता देंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, देखिए दीदी दिया हुआ है, दीदी ये देखिए, तोप का इस्तेमाल औरंगजेब ने किया था, जानते हो औरंगजेब बादशाह की पूरी फौज बंदूकों और तोपों के साथ यहाँ हमला करने आई थी, पर वह किले के अंदर घुस भी नहीं पाई। उसकी पूरी सेना 8 महीने तक किले के बाहर ही बैठी रही। क्वेश्चन आता है यहाँ से कि तोप का इस्तेमाल किसने किया था, सबसे पहले तो तोप का इस्तेमाल औरंगजेब ने सबसे पहले किया था, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आता है हम लोग का, चलिए, और इसमें कुछ नहीं है। चर्चा करो में आइए, यहाँ पे चर्चा करो वाला क्वेश्चन आप लोग जरूर पढ़िएगा एक बार, सब पढ़ना है, एक भी चीज छोड़ना नहीं है। पता करो में देखिए दिया हुआ है नीचे, ये देखिए, कांसे की चीज हजारों साल पहले से आदिवासी बनाते आए हैं, आज भी सोचकर हैरानी होती है कि गहरी खानों में से तांबा और टीन कैसे निकालते पिघलाते होंगे, ठीक है, और कैसे उससे सुंदर सुंदर चीजें बनाते होंगे। तो यहाँ से हम लोग का क्वेश्चन आता है, कांसे की चीज, तो कांसा पता है कैसे बनता है, तांबा और टीन इन दोनों को पिघलाकर मिलाकर हम लोग का कांसा तैयार किया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। कांसे को बनाने के लिए तांबे और टीन को पिघलाकर दोनों को आपस में मिलाया जाता है, इससे हम लोग का कांसा बनता है। देखिए यहाँ पे नीचे शिक्षक संकेत में वो चीज दिया हुआ है। तांबे और पीतल के बर्तन के चित्र बूंद बूंद दरिया दरिया पाठ में भी दिए गए थे। बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वे रंग से अलग अलग धातुओं को पहचानें, कि तांबे का रंग कैसा होता है, कांसे का रंग कैसा होता है, या फिर हम लोग का टिन किस कलर का होता है। टिन हम लोग का व्हाइट में हो जाएगा, ठीक है, तांबा हम लोग का क्या हो जाएगा, येलो में हो जाएगा, और कांसा हम लोग का थोड़ा रेडिश टाइप में होता है। तो ये हम लोग को बच्चों को कलर्स के विषय में भी बताना है, बच्चों को नहीं बताना है, खुद ही हम लोग को फिलहाल तो जानना है। इसके बाद इस पेज में कुछ नहीं है अपना, आप लोग पढ़िएगा इसको अपने से खुद से एक बार। हाल किया बेहाल क्यों, इसमें भी उतना कुछ नहीं दिया है। शिक्षक संकेत पढ़ लीजिए एक बार, देखिए दिया हुआ है, इस गतिविधि के जरिए बच्चों को यह सोचने के लिए प्रोत्साहित करें कि उस समय के रहन सहन, व्यवसाय, खान पान आदि कैसे रहेंगे पुराने जमाने में, ठीक है। इन विचारों को वे लोग अलग अलग तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, जैसे कि अभिनय करके, एक्ट करके, या फिर बच्चे ड्राइंग करके कर सकते हैं, या फिर कहानियों के माध्यम से बताकर कर सकते हैं, ठीक है। इसके माध्यम से किसी और तरीके से भी बच्चे कर सकते हैं।
ये चैप्टर हम कंप्लीट करवा लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट म्यूजियम पहुंचे। यहाँ पे देखिए गोलकुंडा देखकर वापस में ये बच्चे हैदराबाद के म्यूजियम संग्रहालय में भी गए। म्यूजियम में बहुत पुरानी चीजें रखी हुई थी। तो म्यूजियम में क्या क्या होता है उन चीजों के विषय में बताया गया। देखिए क्या क्या होगा, बर्तन, औजार, जेवर, हथियार, ये सब वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें हम लोग के म्यूजियम में रखी जाती है। बच्चों को म्यूजियम जैसे चीजें हैं, पार्क है, जू है, म्यूजियम है, यहाँ बच्चों को विजिट करवाना चाहिए। इससे बच्चों का ज्ञान, बच्चों के माइंड में अलग अलग टाइप का क्वेश्चन बनता है। बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वे अपने बड़े बूढ़ों और आसपास के लोगों से पुराने समय के बारे में बातचीत करें। यह इतिहास की समझ बनाने में उनका क्या देगा, सहयोग देगा। और इस पेज में भी उतना कुछ नहीं है। शिक्षक संकेत में भी वही चीजें दी हुई है, नक्शा, चित्र, खुदाई से निकलने की चीजें, किताबें और दस्तावेज आदि के विषय में ज्ञान बताना है। तुम भी अपना म्यूजियम बनाओ। यहां से एक क्वेश्चन आता है, ऊपर में देखिए के मल्लालपुर जिले में एक सरकारी स्कूल में पढ़ती हूँ। ठीक है, उतना नहीं जानना है। मल्लालपुरम जो जिला है वो कहाँ है, तो वह केरल में है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, मल्लालपुरम जिला केरल में है। खड़ाऊ का मतलब चप्पल होता है, आप लोग को इतना तो पता है ना। पहले जमाने में हमारे जो दादा लोग होते थे या फिर राम जी के समय में वो लोग खड़ाऊ पहनते थे। हाँ मैडम। मशक अली बाबा ठीक है, अली बाबा मैम आवाज टीचर। क्लियर नहीं आ रहा है। आवाज क्लियर नहीं आ रहा है सभी को? यस अब आ मैम। रहा है मैम। यस मैम। तो क्लियर, अभी आवाज क्लियर आ रहा है? यस मैम अब ठीक है। यस मैम। चलिए, खड़ाऊ का मतलब आप लोग को पता है, इसमें कोई मशक का मतलब क्या होता है, नहीं मालूम है? इसका मतलब पहले जमाने में राजस्थान जैसे डाकुओं की मूवी, तो चमड़े का जो एक थैला टाइप का बना होता था जिसको भर के ले जाते थे। आवाज क्लियर नहीं है मैडम। बॉटल नहीं रखा था। हाँ, आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट, आवाज क्लियर नहीं। एक मिनट। अभी साउंड क्लियर है? ओके यस मैम। मैम। हाँ मैडम। देखिए, हम यहाँ पे चर्च बता रहे थे मशक के विषय में। मशक, देखिए मशक कहाँ लिखा हुआ है, दिखा? क्या मशक में भरकर पानी ले जाता हुआ आदमी आपको दिख रहा है? पिक्चर्स में नहीं दिख रहा दिखाई है? दे रहा है। नहीं मैम दिखाई दे रहा है। नहीं दिख अच्छा, रहा पिक्चर। आप अभी कौन सी मूवी, केसरी मूवी, केसरी मूवी अक्षय कुमार की देखी है? मैम घड़ा होता है मस्ट मतलब। नहीं नहीं, घड़े का जिक्र यहाँ पे नहीं हो रहा है। मशक का मतलब होता है, पहले जमाने में लोग मिल्टन का बॉटल लेके कहीं नहीं जाते थे पानी लेकर, ठीक है। वो चमड़े की एक थैली होती थी, लोग उसी में पानी भरकर ले जाते थे जब दूर दूर उनको ट्रेवल करना होता था। तो राजस्थान जैसे एरिया में आपको वो चीजें, मशक जो है ज्यादा देखने को मिलेगी। वो चमड़े की एक थैली होती थी, ठीक है, मैम इंग्लिश उसमें में वो बोले लोग, तो ब्लेडर। हाँ ब्लेडर इंग्लिश में बोले तो। हाँ, जिसमें हम लोग गर्म पानी डाल के, अगर मान लीजिए कमर वमर में दर्द होता है तो सेकते हैं, तो उस समय अच्छा। चमड़े का ही तो थैली होता था ना। राजस्थान जैसे एरियाज में वो लोग ज्यादातर उसको लेकर जाते थे। तो यहाँ पे उसी का जिक्र किया गया है। मशक का मतलब वो क्या होता है, चमड़े की थैली होती है जिसमें वो लोग क्या करते हैं, पानी भरकर ले जाते हैं, ठीक है। उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया और कुछ नहीं बताया गया है। कितना टाइम हुआ?
हो गया। रणनीति से बाकी के चैप्टर्स हम लोग अब कल तो नहीं कर क्लास करेंगे, मंडे हम लोग इमोशनल डेवलपमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। मंडे इमोशनल डेवलपमेंट का पढ़ेंगे और नेक्स्ट सैटरडे हम लोग सुनीता अंतरिक्ष में है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जिनके पास है आप लोग पढ़िएगा। आज हम लोग क्लास यहीं पे मैम स्टॉप, ये पीडीएफ सेंड कर दीजिए ना ग्रुप में। पीडीएफ सेंड कर दें। यस ठीक है, मैम, हम लोग खुद से पढ़ेंगे। हाँ सेंड करवा देते हैं।